हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम किक में। और जैसा आपको मालूम है कि हम यूपी पीसीएस का मैथ का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो अभी 2 लेक्चर में हमने सॉल्व करवाया है 2021 का और 2020 और 2019 का। ठीक है, अब आज हम लोग सॉल्व करवाएंगे 2018 का। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जैसे हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे दिया हुआ है, देखिए अंडर रूट, इसमें क्या होगा, और ये 19 इज इक्वल टू 4। ठीक है, मान लीजिए वहाँ अंडर रूट में x है अपान 19 इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे, ठीक है, तो क्या होगा, x हो जाएगा 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 16। तो x बराबर 19 इंटू 19 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये 5776। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 5776। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको इसमें जो है कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है किससे संबंधित, वर्ग से संबंधित है। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि अंडर रूट 841 और अंडर रूट 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, अंडर रूट 841 और किसके बीच में, अंडर रूट 3249, इसके बीच में पूछा कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 841 ये किसका वर्ग है, अंडर रूट 841 किसका वर्ग है, 29 का। अंडर रूट 841 इज इक्वल टू 29 हो जाएगा, और अंडर रूट 3249 ये किसके बराबर हो जाएगा, 57 के। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 29 एंड 57 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स, और 29 और 57 के बीच में, यानी कि 29 के बाद 30 से लेकर 56 तक, यानी टोटली कितना हो गया, 27। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह देंगे कि अंडर रूट 841 और अंडर रूट 3249 के बीच में 27 प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसे मालूम हुआ, जब हमने इनका वर्गमूल निकाल लिया और उनके बीच की रेंज निकाली तो हमें पता लग गया कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और अगले प्रश्न में देखते हैं कि क्या पूछा है। अगले प्रश्न में ये पूछा है, देखिए, यदि x प्लस वाई का 20% इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का 50% है, तो x इज टू वाई बराबर है x अनुपात वाई। यहाँ अनुपात निकालना है परसेंटेज के आधार पर। तो कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का 20% इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का 50%। इसको कैसे लिख सकते हैं, का है तो गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो x प्लस वाई गुणे 20/100 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई गुणे 50/100। जब का रहता है तो गुणा कर देते हैं, 20×5 100 और 50 दूनी 100। अब कैसे करेंगे, देखिए, अब यहाँ से 2 बचेगा तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा और 5 का इधर गुणा हो जाएगा। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 उधर जाएगा तो यानी कि ये 5 इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 7y इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 2x, यानी कि 3x
इज इक्वल टू 7y, ठीक है। यहाँ क्या होगा 5 माइनस 2 3x इक्वल टू 7y, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 7/3। इस तरीके से इसका आंसर हो गया x बाई वाई इज इक्वल टू 7/3। ये हमारा सी आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें परसेंटेज था, उसको भिन्न के फॉर्म में लिखना था और भिन्न के फॉर्म में लिख करके उधर से तिर्यक गुणा कर देना था। उसके बाद जो हमारा आंसर आ जाता है x बाई वाई इज इक्वल टू 7/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप ये अपने दोस्तों तक, मित्रों तक और अपने जो भी सहपाठी वहाँ तक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन संबंधित है ब्याज और मिश्र धन और मूलधन से संबंधित ये प्रश्न है। यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, ठीक है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो उसी दर से समान राशि के लिए उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये सब पता कब लगेगा, जब हमें ये तो पता हो कि कौन सी कितने रुपए पर ये सब ब्याज लग रहा है, और जो ये 2 साल दिया हुआ है ये कितने रुपए पे सारा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें वो पहले जो इनिशियल हमारी राशि है वो जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लिया कि क्या है, मान लीजिए कि वह राशि x है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन टू क्या होता है, एक धन दर बटा 100 की पावर समय, ठीक है, 100 की घात समय -1। उसके बाद इस टोटल ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हमने क्या लिया था, मूलधन x है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना कितना हो गया है, हमारा मूलधन है x है, ठीक है, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 340 है। तो मान लीजिए 340 इज इक्वल टू x इंटू एक धन क्या होगा 25/2 गुणे 100, ठीक है, इसके पावर 2, क्योंकि समय 2 साल है, -1, ठीक है। तो 340 बराबर x इंटू यहाँ पे देखो एक धन 25 चौक को 100, एक धन क्या हो जाएगा 25 चौक को 100, एक धन 1/8 की पावर 2 - 1, ठीक है। तो 340 बराबर x इंटू 8 कम 8 9/8 स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17x/64। तो 17x/64 इज इक्वल टू कितना 340, ठीक है। तो x बराबर 340 गुणे 64, 340 गुणे इधर गुणा हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 17, 17 दूनी 34। तो x बराबर 64 दूनी क्या होता है 1280, 128 होता है, तो 1280। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, जो हमारा मूलधन था वो निकल गया 1280, ठीक है। अब जब मूलधन निकल गया है तभी तो हम बताएंगे कि कितना ब्याज लगेगा साधारण ब्याज। उस मूलधन हमारा क्या निकला था 1280, मूलधन बराबर 1280, और ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है ना। इस तरीके से जब ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1280 गुणे 2 गुणे 25 बटा 100, 2 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 320 रुपया,
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 320 रुपया। तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? 320, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 340। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज जो है कम है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया बी। तो दोस्तों एक इसमें फार्मूला मेन था, फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे एक धन दर बटा 100 की पावर समय -1। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग मूलधन निकाल देंगे और फिर उसके ब्याज बराबर मूलधन गुणे धन गुणे समय बटा 100 की सहायता से हमें इसका आंसर पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में चर्चा भी करें कि एग्जाम क्विक नाम का एक चैनल आया हुआ है, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और समझ में आता है। अच्छा है बुरा तो आपकी सोच पे निर्भर करता है, बाकी हम लोग तो अपना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है, चाप PQ की लंबाई कितनी होगी? अब ये वृत्त है, वृत्त का चूंकि ये गोला होता है, अब इसका कोण कितना होता है? 360 डिग्री। अब 6 बराबर भागों में बांट दिया गया है, 6 बराबर भागों में बांट दिया गया तो एक भाग कितने का होगा? एक भाग बराबर 60 डिग्री का। ठीक है, और ये हमें चाप PQ की लंबाई पूछता है, PQ की लंबाई क्या होगी, और मान लीजिए एक कोण क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 6 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 36 पाई दिया ही हुआ है, क्षेत्रफल एरिया बराबर 36 पाई दिया हुआ है। और चूंकि पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया होता है, 36 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर 6, यानी वृत्त का रेडियस कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब चाप PQ की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? PQ की लंबाई, चाप PQ की लंबाई का फार्मूला होता है क्या? थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 गुणे 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब थीटा हमारा कितना निकला था? 60 बाई 360 गुणे 2 पाई आर कितना है? 6। ठीक है, 6 के 36, यहाँ 6 से कट जाएगा, बराबर 2 पाई। चाप PQ की लंबाई इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है इस सर्किल का, उसके बाद चाप का फार्मूला लगा करके हमें उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सवाल का जवाब तो सवाल में ही छुपा होता है। इसीलिए दोस्तों पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, तभी जवाब अपने आप ही निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स प्लस, एक मिनट, यदि x बाई वाई प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान XY प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अब पहले समीकरण से हम लोग देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान XY इज इक्वल टू 2। कैसे हुआ ये? ऐसे x का गुणा हो गया इधर, इसका y का गुणा इधर हो गया, अपान इसका XY। ठीक है, 2 आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2XY। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY इज इक्वल टू 0, और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसका स्क्वायर है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ x is equal to y, then we put the value of x here, then we get the value of this function,
this equation. Okay, so here x is equal to y, then x square plus y square upon xy plus y square. Here x is equal to y, then x square plus y square upon x into x plus x square. Then what will be the result? 2x square upon 2x square. Then 2x square divided by 2x square is equal to 1. Then answer will be 1. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें पहले इस समीकरण को सॉल्व करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद चूंकि x बराबर x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमें x इक्वल टू y मिल गया। x की वैल्यू इस समीकरण में रख देने पर हमारा इस समीकरण का मान ही पता लग गया। इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। और देखिए दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और जो है जो भी आपको सीख रहे हैं तो कमेंट भी करें, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट करें कि हमको समझ में नहीं आया या इसमें कुछ और होना चाहिए था, तो वो तरीका भी आपको बताया जाएगा। एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है एवं भुजाएं 3/4 के अनुपात में हैं, कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है। 25 सेंटीमीटर है उसका कर्ण, उसी के परितः उसको घुमाया जाता है। इस प्रकार द्विशंकु बन जाता है। द्विशंकु का आयतन में पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, दो भुजाएं हैं 3/4 के अनुपात में है। तो मान लीजिए कि एक भुजा है 3x और एक है 4x। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है हमें कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों भुजा का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, यानी कि 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुणे 25। देन 25 is cancelled by 25. Then x is equal to under root 20. X is equal to under root 25. Then x is equal to 5. Then what is the value of x? X is equal to 25. Then पहली भुजा क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स बराबर 15, और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 4 इंटू एक्स बराबर 20, यानी 15, 20 और 25। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता लग गई क्या है, 15, 20 और 25, क्योंकि 25 उसका कर्ण है और 15 और 20 उसकी दो अन्य भुजाएं हैं, और ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उसकी भुजाएं कितनी हो गई, 15, 20 और 25। अब ये कह रहा है कि कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये यही एक था त्रिभुज बना हुआ था, ये ए बी सी, ए बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यह एक था त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और ये आपका डी। कर्ण के परितः जब उसको घुमा दिया जाता है तो ये ऐसा बन जाता है, यानी कि ऐसे एक शंकु बन गया, डबल शंकु, एक शंकु ये हो गया, एक शंकु ये हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज माना कि शंकु की त्रिज्या ओ इक्वल टू यह है आपका ओ। ठीक है, अब यह है ए बी सी डी, और ओ इक्वल टू आर। शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या ओ ए बराबर आर है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 ओ बी गुणे, नहीं, ए बी गुणे ए सी। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 गुणे ए बी गुणे ए सी बराबर 1/2 गुणे ए बी गुणे सी क्या है, 15 गुणे 20, तो दाम है 20, 15 दाम है 150, 150। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक और भी दूसरा तरीका भी होगा, क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ओ ए गुणे बी सी, यानी ओ ए गुणे बी सी।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 गुणे OA गुणे क्या होगा BC। ठीक है, OA बराबर क्या है, OA उसका रेडियस है शंकु का। ठीक है, तो 1/2 गुणे R गुणे 25। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से यह एरिया और यह एरिया बराबर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 25R/2। ठीक है, तो R बराबर 300/25। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 12। R इज इक्वल टू 12। इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हमें इस द्विशंकु का आयतन निकालना है, इस द्विशंकु का आयतन निकालना है। चलिए निकालते हैं। द्विशंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू 12 आया है। ठीक है, द्विशंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R² H। देन किस पर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/3 पाई गुणे 12 गुणे 12 गुणे 15। ठीक है, शंकु की H जो है ऊंचाई 15 हो जाएगी, तो सॉरी 25। ठीक है, तो 1/3 गुणे पाई गुणे 144 गुणे 25 इसके बराबर हो जाएगा, बराबर 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हो जाएगा कितना, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से 1200 सेंटीमीटर क्यूब का कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x/y इज इक्वल टू 1/2, तो कैसे है, x/y इज इक्वल टू 1/2 एंड y/z इज इक्वल टू 3/5। तो हमें मान निकालना है 5x - 3y + z का। इसका 5x - 3y + z बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x/y इज इक्वल टू 1/2, वहीं पे y/z इज इक्वल टू 3/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक 1/2 को 1/2 को हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं, 3/6। x/y इज इक्वल टू 3/6 और y/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/10। ठीक है, इस तरीके से x/y/z बराबर क्या हो जाएगा, 3:6:10। ठीक है, अब मान लेते हैं कि x y और z किसके बराबर हो जाएंगे, 3k 6k एंड 10k। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे वैल्यू हमें ये रख देनी है एक्स वाई जेड की, तो क्या हो जाएगी, देखो एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, 3k 6k एंड 10k। अब यहाँ पे रख दो, तो 5 × 3k - 3 × 6k + 10k बराबर 15k - 18k + 10k। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 15 + 25 - 18 बराबर 7k। यानी जो भी आंसर होगा उस 7 का गुणांक होना चाहिए। तो इसमें कौन है 7 का गुणांक, 196। हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
196 यानी सी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 2 है, तो अन्य गुणनखंड बताइए। ये क्वेश्चन तो पिछले साल भी आ चुका है, यहाँ पे रिपीट हुआ है। करना क्या है, x माइनस 2 से इसमें भाग दे देना है। ठीक है, अब जो भी भागफल होगा उसका हमें गुणनखंड निकाल लेना है। इस तरीके से जो 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 फैक्टर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको भी। तो किसका, चूंकि इसका गुणनखंड x माइनस 2 है, इसलिए इसमें x माइनस 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचना चाहिए। ठीक है, x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर से चलो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा यहाँ पे भाग देने पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसको हटाओ, इसको घटा दो, x माइनस 6 से कट जाएगा और 4 और 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x बचेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग भाग देते हैं प्लस 6 से, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x बचेगा यहाँ पे। तो 6 से माइनस घटाएंगे यहाँ पे, तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 9x माइनस 18 हो जाएगा। तो अब क्या आएगा यहाँ पे 6x। अब यहाँ पे क्या आएगा, चलो इसमें हम प्लस 9 से भाग दे देते हैं, 9x क्या हो जाएगा 9x माइनस 18, और उसको घटाएंगे तो माइनस से आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इक्वल टू 0। यानी कि हमारा भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ से अन्य गुणनखंड पता लग जाएंगे हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आया, तो इसका अब हम लोग फैक्टर निकालते हैं। कैसे, 9x स्क्वायर, अब हमें 6x को ऐसे तोड़ना है कि 9x स्क्वायर आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पे हम x को कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरीके से गुणनखंड आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बाइनोमियल थ्योरम का था। इस तरीके से एक बार हम गुणनखंड, इसका गुणनखंड है तो इसमें भाग देंगे, इसके बाद जो भागफल जाएगा उसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, उसके जो फैक्टर निकलेंगे वही गुणनखंड होंगे, और यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है ये करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल 1 तथा 2 हैं, तो समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल 1 तथा 2 हैं। तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो क्या होता है फार्मूला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, उस फार्मूले का यूज करके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, यानी कि माइनस पी बाई 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूल 1 और 2 हैं, तो हमारा 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस पी, तो p इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस 3। और दूसरा समीकरण क्या आया, अल्फा, इससे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि q बाई 1, तो हमारा q इक्वल टू क्या आएगा 2। ठीक है, अब चूंकि p बराबर -3 और q बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो अब इस जो ये दूसरा समीकरण है
इसमें हम पी और क्यू का मान रख देंगे। तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें हम लोग क्यू का मान रखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको कर देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इसको ऐसे तोड़ेंगे कि टू एक्स स्क्वायर इसका गुणा करने पे है। तो यहाँ पे टू एक्स को हम लोग बोलेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन होगा तो एक्स प्लस वन। ठीक है, यानी कि टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, तो कितने हो गए, एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन बाई टू। ये दो आंसर आ गए, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान और ट्रिकी क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। अगले क्वेश्चन के लिए रहो तैयार, अगले क्वेश्चन के लिए रहो तैयार। वो मेरे यार, हमेशा अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते। ठीक है, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते। तो यहाँ पे अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य x है। ठीक है, एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो क्या हो जाएगा, x गुणे 95 बटा कितना 100 माइनस, यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते, माइनस x गुणे 90 बटा 100 इक्वल टू 25, 95x माइनस 90x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 2500, x बराबर 500, हमारा आंसर आ जाएगा 500, हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा 500। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है अपने साथ। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक घड़ी चला हुआ, हाँ। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए, यानी कि पासिंग परसेंटेज क्या है 45%। वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 50 अंक तो प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 4 अंक और पा लेगा तो यह आदमी सफल हो जाएगा, यानी 54 अंक है पासिंग मार्क। ठीक है, 54 अंक क्या है पासिंग मार्क। और चूंकि 45% अंक प्राप्त करने होते हैं छात्र को पास होने के लिए, तो 45% इज इक्वल टू 54। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसलिए अब 100% क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा 54 बटा 45 गुणे 100 बराबर 5 इंटू 20, 20 5 45 और 9 छक्का 54 बराबर 120, यानी 120 नंबर है अधिकतम अंक, तभी वह 45% पा करके वह पास हो जाएगा।
जबकि वो 50 अंक भी पा लेता है तब भी नहीं पास होता है, 4 अंक कम रह जाते हैं। इस तरीके से दिए गए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी हर एक शर्तों को लगाने के बाद हमने देखा कि 120 उसका पूर्णांक है और 54 नंबर जो है उसका पासिंग मार्क है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक कार्य को 10 औरतें जो है 10 औरतें को कितना समय लगता है, 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। और उसी कार्य को 10 बच्चे जो हैं वो 14 दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। तो इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे। अब बच्चे छोटे छोटे ज़्यादा दिन लगा रहे हैं और चूंकि 10 औरतें 7 दिन में और 10 बच्चे 14 दिन में। ठीक है, तो 5 औरतें भी 14 दिन लगाएंगी, 5 औरतें भी 14 दिन लगाएंगी। तो यानी कि 10 बच्चे बराबर 5 औरतें। ठीक है, और ये दोनों ले रहे हैं 14 दिन अगर अलग अलग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे है कि 5 औरतें 10 बच्चे अगर साथ में करेंगे तो 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 दिन में ये लोग उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 7 दिन में पूरा कर लेंगे ये लोग। जिस काम को 14 दिन में अलग अलग करते थे उसी काम को 7 दिन में करेंगे, एक साथ करेंगे तो 7 दिन में ये लोग पूरा कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें और जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उसको हम और अच्छे से आपको बता सकें, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब मान लीजिए जब जिस समय शादी हुई थी उस समय महिला और उसके पति की आयु 23 वर्ष थी। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23। ये तो हो गई औसत आयु। अब उनकी आयु क्या होगी, मतलब जो उस समय की आयु थी उनका योग क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब 5 वर्ष बीत गए, मतलब 5 वर्ष बीत गए तो हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ी तो देंगे। तो x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5 प्लस एक बच्चा भी है 5 वर्ष बाद तो वहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अब क्या होगी औसत आयु। तो चूंकि देखिए अब 5 साल बाद तो इनकी आयु 5-5 साल बढ़ी गई और एक बच्चा है। इस तरीके से पूरे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो इससे कंप्लीट नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अब ये क्या होगा, x प्लस वाई पहले ही निकल चुका है, 46 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 बराबर 57/3 बराबर क्या हो गया, 19। तो इसका क्या हो गया आंसर, 19। तो इसमें देखना था हमें कि हम पहले दोनों की औसत आयु निकालेंगे, फिर 5 वर्ष बाद, क्योंकि 5-5 साल एज सबकी बढ़ गई है और बच्चा 5 साल बाद हुआ है उसकी, इसलिए उसकी एज तो वही रहेगी, वो तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि 5 साल बाद हुआ ही है। तो इस तरीके से परिवार में सदस्यों की संख्या हो जाएगी 3 और ये तीनों की एवरेज एज निकालेंगे। उसके बाद जो आएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 19 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम लोगों को भी एक पॉजिटिव बल मिलता रहे ताकि हम आप लोगों को और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। और दोस्तों चैनल में लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए, यदि x प्लस वाई सब्सक्राइब करें, यदि x प्लस वाई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
संभव मान बताइए। ठीक है, यदि x प्लस वाई, एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, क्या है 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। चूंकि 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को 13 इंटू 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 1। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे जब हम लोग, तो x प्लस वाई, अब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 14, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, x हमारा आ जाएगा 7, x क्या आ गया हमारा 7। तो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 13 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 6। इस तरीके से अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 36 प्लस 49, कितना होगा 915 को 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8, इसका आंसर हो जाएगा 85। तो इस तरीके से हमें देखना था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 को कैसे लिख सकते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमारा एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई। एक्स और वाई की वैल्यू निकलने के बाद हमने इस फंक्शन में एक्स और वाई का नाम मान रख दिया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समझ में ना आए तो आप लोग हमेशा कमेंट करते रहिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब ये क्या दिया है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज देखो ऐसे बनता है, ठीक है, ए बी सी और डी। अभी क्या कर रहा है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 तथा 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, समचतुर्भुज एक दूसरे को 90 डिग्री पर, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए O है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि OD बराबर क्या हो जाएगा BD बाई 2। ठीक है, और OC बराबर AC बाई 2। ठीक है, अब कोण DOC, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, और ये कोण हमें कोण DOC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे DC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो जाएगा। तो DC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर कितना आया था, OD स्क्वायर हमारा कितना आया था 24 से 32 है, तो एक 12 आ जाएगा और एक हो जाएगा 16। ठीक है, तो DC बराबर क्या आ जाएगा हमारा √256 प्लस 144। ये कितना होता है, 2 1 400,
यानी कि अंडर रूट 400 बराबर यह 20। तो हमारे समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन में ये था कि समचतुर्भुज एक दिया हुआ था, उस समचतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, और चूंकि इसके दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ दे दी हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके हम लोग भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहते हैं। अगले प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान हैं, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्या है? एक अर्धगोला है और एक शंकु है। देखिए भैया, एक हो गया अर्धगोला और एक शंकु, उनकी ऊंचाइयां समान है, नहीं, उनके आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनका वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब मान लीजिए कि मानना पड़ेगा क्या कि अर्धगोले की त्रिज्या 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 तथा ऊंचाई प्रत्येक 8 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है कि यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, अर्धगोला और शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? अब चूंकि शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई ये क्या है? आर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब चलिए वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू, क्योंकि R और H बराबर ही हैं, इसलिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर अंडर 2। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? आर अंडर रूट 2। ठीक है, अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल बराबर पाई आर। अभी एल की वैल्यू क्या आई थी? एल की वैल्यू क्या आई थी? आर अंडर रूट 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जो अभी हमने निकाला था वो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बराबर कितना था? ये बराबर कितना आया था? अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा √2/1। ठीक है, तो इस तरीके से अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा √2/1। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल देर नहीं करते हुए, और देखते हैं अगले क्वेश्चन में। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर हैं। कितने हैं? 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर और 12 मीटर, 13 मीटर तथा 15 मीटर की छड़ों को रखना चाहता है, तो इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है? ठीक है, अब छड़ों को, कितनी छड़ों को रख सकता है, तो उसके लिए हम लोग कमरे का विकर्ण निकालेंगे। अब मान लो ऐसे कमरा है इसका, ये हो गया विकर्ण। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे ही बिल्कुल ऐसे रख देगा, ठीक है, इसे सीधे सीधे रख देगा, ऐसे भी रख सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो कमरे के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? लंबाई का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर कितना है? 12 मीटर, 12 स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर बराबर √144 धन 16 धन 9 बराबर √169। तो विकर्ण हो जाएगा तुम्हारा बराबर 13 मीटर। चूंकि विकर्ण 13 मीटर है, तो इसलिए हम लोग इस कमरे में एक 12 मीटर की छड़ रख सकते हैं और दूसरा 13 मीटर की। टोटल कितनी? 12 और 13, यानी कि 2 छड़ों को रखा जा सकता है, 12 मीटर वाली की और 13 मीटर वाली की छड़ों को रखा जा सकता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x1 x2 का माध्य 7.5, यदि x1 x2 का माध्य 7.5 तथा x1 x2 x3 का माध्य 8 है, x1 और x2 का माध्य कितना है? बराबर 7.5, और x1 x2 और x3 का कितना है? 8 है, ठीक है। तो हमें x3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 बराबर 7.5। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 15। अब चूंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 24। तो x3 इज इक्वल टू 24 माइनस 15, तो x3 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 9। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, इसको तो कोई भी कर सकता है। आप लोग तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस की तैयारी वालों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्न आते रहे तो सबका ही सिलेक्शन जरूरी होगा। इसके लिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य क्रमशः कैपिटल M और M है, तो ये हमें रिलेशन पूछा है, क्या M इक्वल टू M होगा, क्या M इज ग्रेटर देन M होगा, क्या कैपिटल M इज स्मॉलर देन M होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को हमें पहले लिखना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कट जाती हैं या तो 1 से कटती हैं। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2।
इसमें कोई कहेगा कि दो कैसे आ गया, दो तो सम संख्या है। दो का एक क्वालिटी होती है कि दो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम संख्या भी होती है। तो चलिए देख लेते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो एक हो गया 2, 3, क्योंकि 3 जो है एक से कटता है और खुद से कटता है। 2 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं होगा क्यों, 9 3 से भी कट जाता है, एक से भी कटता है, खुद से कटता है। 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11, फिर हो गया 13, फिर 14 15, 15 नहीं 17, ठीक है, 17 के बाद 19, फिर 21 के बाद 19 के बाद 23, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, 29 हो गया 29। तो इस तरीके से प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या कह रहा है कि 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य क्रमशः m और m है। तो कुल पद कितने हो गए 10, तो हम कह देंगे n बराबर 10, ठीक है। अब माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका और माध्यिका तो एक क्वेश्चन हर साल आता ही है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। तो चूंकि ये n = 10 है तो n/2 क्या हो गया 5वां पद प्लस 6वां पद डिवाइड बाई 2। अब देखो ये जो संख्या दी है इसमें 5वां पद कौन सा है, पहला 2 हो गया, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 4, पांचवा 11 बराबर 11, और 6वां पद क्या हो गया 13। 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11 13 24 जो है 12। तो इसका माध्यिका क्या हो गया 12, ठीक है, माध्यिका बराबर 12। अब माध्य क्या होता है, मतलब औसत इसका निकालना होता है। माध्यिका बराबर 12 आ गया, माध्यिका इज इक्वल टू 12। माध्यिका को हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। अब माध्य कह रहा है तो माध्य को जितनी संख्या है उसको जोड़ करके डिवाइड बाई 10 कर देंगे, क्योंकि इसमें कुल 10 पद हैं। तो क्या हो गया 2 धन 3 धन 5 धन 2 3 5 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 डिवाइड बाई 10, ठीक, सॉरी 10 होगा ये, 100 नहीं 10 इज इक्वल टू 129/10 इज इक्वल टू 12.9 इज इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें, क्या रिलेशन है माध्यिका और माध्य के बीच में, क्योंकि 12.9 इज ग्रेटर देन 12, इसलिए हम कह सकते हैं स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, ठीक है, m कैपिटल M इज स्मॉलर देन स्मॉल m। तो दोस्तों इस तरीके से माध्यिका और माध्य का क्वेश्चन था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे तो मैं पुराने पिछले साल के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल के पेपर से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर वही आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रेक्षणों 0 1 6 7 2 3 7 0 7 2 6 का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है, देखो बहुलक किसी दिए हुए सीरीज में वह नंबर जो एक से अधिक बार, यानी जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है बहुलक। सबसे अधिक बार आएगा, सबसे अधिक बार रिपीट होगा वो, ठीक है। अब ये सीरीज दिया हुआ है 0 1 6 7 2 3। अब देखो 0, तो 0 कितने बार है 2 3 बार, 1 2 3। 1 कितने बार है 1 तो एक ही बार है। 6 कितने बार है, अब 0 जो है 3 बार है, 1 जो है एक ही बार है। 6 कितने बार है 1
2 3, 6 बराबर 3 बार, ठीक है। 7 कितने बार है? 7 1 2 3 4, तो 7 जो है 4 बार है, ठीक है। 7 2 कितने बार है? 2 जो है 2 बार है, 2 इक्वल टू 2 बार है। अब इसके बाद 3 कितने बार है? 3 तो एक ही बार है, ठीक है। 5 कितने बार है? 5 भी एक ही बार है। और 7 सबसे ज़्यादा बार 4 बार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए हुए सीरीज का बहुलक जो है 7 बार है। माध्यिका माध्य और बहुलक का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल रहता है और ये हर साल पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आप इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आप एक अधिकारी के रूप में भारत सरकार की सेवा कर सकें। तो आगे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है? एक पाई चित्र में, पाई चित्र देखो ऐसे बनता है, पाई चित्र जैसे सर्किल एरिया रहता है और ऐसे कि कितना परसेंटेज ये होगा, कितना परसेंट वो होगा, इस तरीके से पाई चित्र बनाया जाता है। तो होता है समानुपाती होता है किसके? अंशों के क्षेत्रफल के, अंशों के कोणों के, अंशों के वक्रों के चापों की लंबाई के, अंशों के परिमापों के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंशों के कोणों के, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया था और यह क्वेश्चन फिर से 2018 में पूछ दिया गया है। इस तरीके से आप पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा और आप एग्जाम जरूर पास कर जाएंगे मेरे दोस्तों। तो एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला स्लाइड क्या है। अगला स्लाइड बोल रहा है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले साल यानी 2017 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।